हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 12 दिसंबर 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का दूसरा बैच है, जो नया बैच है, दैट इज़ स्टार्टिंग ऑन 4 जनवरी। 4 जनवरी से ये नया बैच शुरू हो रहा है और 999 में ये बैच आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इस बैच में लाइव हमारे साथ सी सेट पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो इस कोर्स को लेकर, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, दे विल बी रिजॉल्व्ड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिल रही है या कुछ भी आप लोग नया सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प हमारी भी होगी और इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, वो आप लोगों को इस सेंस में मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब में इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। अब मैं न्यूज़पेपर पर चलता हूँ और आज के जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। तो फ्रंट पेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा गया है कंसर्न इन गवर्नमेंट, यानी कि सरकार जो है वो, उसमें कुछ कंसर्न है। कंसर्न का मतलब है कि सरकार चिंता में है। अब चिंता किस बात को लेकर है कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट एट 15 ईयर हाई बट सैलरीज स्टेगनेंट, कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वहाँ का जो प्रॉफिट है, निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का जो प्रॉफिट है, वो पिछले 15 सालों के अपने हाईएस्ट लेवल पर है। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉफिट जो है वो 4 टाइम बढ़ा है। प्राइवेट सेक्टर का जो प्रॉफिट है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज है, उनका अगर हम एग्रीगेट प्रॉफिट की बात करें तो इट हैज़ ग्रोन 4 टाइम्स, 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं, है ना, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज में उतना ज़्यादा राइज देखने को नहीं मिल रहा है। उनकी सैलरीज लगभग लगभग स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट मतलब एक लेवल पर आके बढ़ नहीं रही हैं ज़्यादा। तो इसके पीछे इसकी वजह क्या है, या इसका आप कह सकते हैं कि असर क्या है, इम्पैक्ट क्या है। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही जब इस साल के यानी कि FY25 के सेकंड क्वार्टर के, यानी कि जुलाई टू सितंबर के जीडीपी के जो डेटा आया था, उसमें बताया गया था कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वाज जस्ट 5.4%। ठीक है। और जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने के पीछे जो यहाँ पर एक बात सामने आ रही है वो ये भी हो सकती है कि मार्केट में डिमांड कम है। ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ उस दिन भी बताई थी कि मार्केट में डिमांड कम है। और डिमांड कम क्यों है, आप मुझे बताइए, वाई द डिमांड इज लो। तो ये बात सामने आ रही है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही। ठीक है। और बात की जा रही है पिछले 15 सालों की। तो आप खुद बताइए कि लोगों की सैलरी तो बढ़ नहीं रही है ना। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप पिछले 15 सालों में बात करें तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन या जितनी महंगाई 15 साल पहले थी, या किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है ना, किसी भी वस्तु का जो दाम है, जो 15 साल पहले था, क्या आज भी उतना ही है? नहीं है, बढ़ गया है ना। लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। और अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका जो रियल इनकम ग्रोथ रेट है वो या तो ज़ीरो के आसपास है, या तो स्टैग्नेंट है, या फिर इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके वो नेगेटिव हो गया है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी सैलरी उतनी बढ़ नहीं रही। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि जिसको लोग खर्च करना चाहते हैं या खर्च कर सकते हैं, वो लोगों के पास पैसा नहीं है।
और ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड क्या होगी, डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो फिर होगा क्या, कोई भी जो कंपनीज हैं या कुछ भी हैं वो कम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी, और कम चीज़ें अगर प्रोड्यूस करेंगी तो उससे होगा क्या, जीडीपी जो है वो तो कम होगी ना, यस और नो। तो इसके पीछे यही यहाँ पर एक मुख्य कारण बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ग्रो तो कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बट वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर सैलरीज जो हैं वो लगभग स्टेगनेंट हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया इसको कंसेप्ट के साथ वो आप समझे होंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये हम लोग इसको डिस्कस कर ही चुके थे, है ना, कि राज्यसभा के जो सभापति या चेयरमैन हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ अपोजिशन ने, विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन या इम्पीचमेंट मोशन का नोटिस, है ना, वो जो है वो यहाँ पर सबमिट किया है। तो इसको लेकर अपोजिशन का यही कहना है कि धनखड़ जो है वो हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं, ठीक है, हाउस को डिसरप्ट करते हैं, एंड ही इज़ लॉयल टू द रूलिंग पार्टी। तो ये रूलिंग पार्टी के लिए लॉयल हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो और बीजेपी का यहाँ पर ये कहना है कि इंसल्ट्स टू जाट एंड फार्मर्स, यानी कि जब आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है जगदीप धनखड़ ये एक जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये जाटों का और किसानों का जो है वो क्या है, अपमान है ना, एंड बिट टू डिफ्लेक्ट सोरोज। और ये कह रहे हैं कि जो पूरा का पूरा इशू जॉर्ज सोरोस को लेकर है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ इस तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ तथाकथित आरोप लगाए हैं कि जो जॉर्ज सोरोस है वो, उसके संबंध नेहरू गांधी परिवार से रहे हैं, ठीक है। तो और जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि जॉर्ज सोरोस का मामला इसलिए उठाया जा रहा है ताकि वो जो अडानी का पूरा मामला हुआ है अभी यूएस में इंडक्टमेंट वाला, अपोजिशन चाहता है कि अडानी के ऊपर जांच हो उस मामले को लेकर, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है ना। तो अपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी यहाँ पर या रूलिंग पार्टी जो है वो यहाँ पर जॉर्ज सोरोस का नाम इसलिए लेके आई है ताकि वो अडानी के नाम से उस मुद्दे को भटका सकें, उस मुद्दे को डिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ पर एक ही चीज़ कहना है, क्योंकि इसकी वजह से देखो हो क्या रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट जितने भी दिन से अभी तक संसद का ये सत्र शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक 25 तारीख को ये सत्र शुरू हुआ था, ठीक है, 25 नवंबर। आज हम लोग हैं 12 दिसंबर में, और 20 दिसंबर को ये सत्र पूरा हो जाएगा। तो इसमें हार्डली एक भी दिन शायद ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन पूरी की पूरी सदन की कार्रवाई चली हो, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो राज्यसभा की हो। तो इतना ज़्यादा सडन में डिसरप्शन अगर हो रहा है, क्योंकि विपक्ष कुछ मांग कर रहा है ना, पक्ष वाले उसको मान नहीं रहे हैं, वो अपनी बात अलग कह रहे हैं, तो इस वजह से हाउस में डिसरप्शन हो रहा है। तो इसको लेकर मेरा यहाँ पर एक ही चीज़ कहनी है कि चाहे अडानी का मामला है या जॉर्ज सोरोस का मामला है, ठीक है, जिस भी मामले में सरकार को लगता है, ठीक है, कि कोई भी गलती है या विपक्ष मांग कर रहा है, तो उस मामले में जांच कराई जाए, ठीक है, चाहे वो अडानी का मामला हो चाहे जॉर्ज सोरोस का मामला हो, दोनों ही मामलों में जांच कराई जाए, है ना। जेपीसी के थ्रू कराई जा सकती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू, और जांच कराई जाए, और जिसमें जो भी दोषी है, ठीक है, जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान उनके लिए किया जाए, दैट्स इट, ताकि कम से कम सदन तो चले। क्योंकि एक दिन की हाउस की प्रोसीडिंग में कितना रुपया खर्च होता है, डू यू नो दैट? करोड़ों रुपया खर्च होता है एक दिन की हाउस की प्रोसीडिंग में, और इस तरीके से हाउस का डिसरप्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि देश के पैसे को पानी की तरह बहाना, ठीक है। सिर्फ आपस में आप बहसबाजी करते रहें, दैट इज़ मतलब बहसबाजी इन द सेंस कि जो निरर्थक है, एक सार्थक चर्चा करें, एक डिस्कशन के दौरान बहसबाजी हो, वो अलग चीज़ है। कि किसी भी इशू के ऊपर, किसी बिल के ऊपर कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ चर्चा हो रही है, तब बहसबाजी हो रही हो, वो अलग चीज़ है। बट इस तरीके की निरर्थक बहसबाजी जिससे सदन ही स्थगित हो जा रहा है, सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, उसका क्या पर्पज़ है? कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। तो सरकार को दोनों ही मामलों में, चाहे वो जॉर्ज सोरोस का मामला हो
चाहे वो अडानी का मामला हो, दोनों ही मामलों में जांच करानी चाहिए, और जिसमें जो भी दोषी है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा लीडर हो, कुछ भी हो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ फिर सजा का प्रावधान होना चाहिए, है ना। चलिए, यही तरीका है, यही लॉ कहता है, कानून भी ऐसा ही कहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड पेज पे एक न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है 2024 की, और उसमें ये कहा गया है कि भारत में जो मलेरिया का केस लोड है, यानी कि भारत में जितने केसेस मलेरिया के होते थे और जो मलेरिया से मृत्यु या डेथ्स होती थी, वो पिछले 6 सालों में 69%, लगभग 70% के आसपास उनमें कमी आई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीच में कोई खास आर्टिकल्स नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर हम लोग 2 आर्टिकल्स हैं जो देखेंगे। एक तो ये है, वाई एनिमल्स किल देयर यंग, मैनी रीजंस नॉट जस्ट एक्सीडेंट, कि एनिमल्स जो हैं, जो जानवर हैं, वो अपने बच्चों को क्यों मार देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि जानवर जो है वो अपने बच्चों को मारते हैं, उसके पीछे कई सारे कारण हैं, सिर्फ एक्सीडेंट से ऐसा नहीं होता, देर आर मैनी रीजंस। ठीक है, इसके बाद अगला जो आर्टिकल है उसमें बात करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ जजेस की। ये आर्टिकल कंटेक्स्ट में क्यों आया है, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक कार्यक्रम के दौरान कुछ इस तरीके का बयान दिया, या कुछ इस तरीके का अपने भाषण के दौरान जो वाक्य हैं वो बोले, जिसकी वजह से ये इशू कंटेक्स्ट में आया। अभी वो क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो यही आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 की, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 की, और प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज रहेगा, तो उसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट, तीनों ही चीज़ें हैं। इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकें। 849 रुपीज़ में मिल रही है ओनली विद, मतलब टोटल विद 91 टेस्ट। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी 699 रुपीज़ में। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो दैट इज़ अवेलेबल एट 449, है ना। और सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो 16 मंथ्स के करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाते हैं 299 में। और सी सेट की फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाती है विथ 10 फुल लेंथ टेस्ट एट 249। तो इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं ये हमारी ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर जिसको आप एनरोल करना चाहते हैं, आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर है, अगेन 9150449990, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके उन आर्टिकल्स को हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल वही बात कर रहा है कि इंडिया में जो मलेरिया का केस लोड है और जो डेथ्स है वो पिछले 6 सालों में 69% की उसमें गिरावट आई है। ठीक है, तो इंडिया हैज़ फाइनली मैनेज्ड टू कंट्रोल मलेरिया एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड गेट आउट ऑफ द हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ एंडेमिक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 यहाँ पर आई है। इसके अनुसार ये लिखा गया है कि भारत ने फाइनली मलेरिया को कंट्रोल कर लिया है ना, और जो मलेरिया से होने वाली डेथ्स हैं, जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसको भी कम कर लिया है। और इसकी वजह से भारत जो है वो अब कुछ ऐसे देशों का जो ग्रुप होता था जहाँ पर मलेरिया का बर्डन ज़्यादा था और मलेरिया का इम्पैक्ट ज़्यादा था, जिनको हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट कंट्रीज़ कहते थे, उससे भारत अब बाहर आ चुका है। ठीक है, अब इंडिया ने जो प्रोग्रेस किया है इन रिड्यूसिंग द मलेरिया बर्डन बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट भी है यहाँ पर विच इज़ नॉट हाईलाइटेड, बट इसको मैं बता रहा हूँ। इंडिया ने अपना जो मलेरिया केस लोड है वो 69% तक उसमें कमी आई है। जहाँ 2017 में मलेरिया के 6.4 मिलियन, या आप लगभग कह सकते हैं 64 लाख के आसपास केसेस सामने आए थे, वहीं 2013 में यानी 23 में, यानी कि 6 साल के बाद इन केसेस की संख्या जो है वो 2 मिलियन हो गई है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। और इस सेम पीरियड के दौरान जो एस्टिमेटेड मलेरिया से होने वाली डेथ्स हैं उनमें भी 69% के आसपास की कमी है। जहां ये 2017 में 11,100 के आसपास डेथ्स मलेरिया से हुई थी, वहीं ये कम होके 3,500 हो गई है 2023 में। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि भारत जो है वो इस तरीके की प्रोग्रेस क्यों कर पाया, मलेरिया के बर्डन को कम करने की प्रोग्रेस इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी जो अप्रोच है दैट इज़ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन। ठीक है, तो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच और पॉलिटिकल कमिटमेंट, इनकी वजह से जो है ये मलेरिया का बर्डन यहाँ पर कम हो पाया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है व्हाट वर्कड फॉर इंडिया। तो यहाँ पर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, ICMR के चेयर फॉर डिजीज़ एलिमिनेशन, इनका कहना है कि दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू दी आर्तेमिजिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। ठीक है, आर्तेमिजिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी एंड लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स, इनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। जो आर्तेमिजिनिन है ये पहले क्या करता है कि जो मलेरिया पैरासाइट्स हैं उनको मारता है, मेजॉरिटी ऑफ द मलेरिया पैरासाइट्स को मारता है बाय अटैकिंग अ सर्टेन प्रोटीन, और उसके बाद जो इसकी पार्टनर ड्रग होती है वो जो बाकी थोड़ा बहुत पैरासाइट्स रह गए हैं उनको भी वो ख़त्म कर देता है। अब दूसरा ये है, जो ये दूसरा पॉइंट दिया है दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स, ये जैसे मच्छरदानी होती है ना वो उस तरीके की है कि जब मॉस्किटोज ट्राई टू बाइट अ पर्सन स्लीपिंग अंडर एन LLIN, यानी कि जो व्यक्ति इस तरीके की मच्छरदानी का यूज़ करके, इस तरीके की मॉस्किटो नेट का यूज़ करके उसके अंदर सो रहा है और जब मच्छर उसको काटने की कोशिश करता है, तो पहली बात तो यह है कि दे आर नॉट ओनली ब्लॉक्ड बाय द नेट, है ना, तो मच्छर पहली बात तो अंदर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो उस मॉस्किटो नेट से ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरी बात है बट ऑल्सो किल्ड बाय द इंसेक्टिसाइड कोटिंग। ठीक है, मतलब वो इस तरीके की एक मॉस्किटो नेट है, एक मच्छरदानी है जिसके ऊपर एक इंसेक्टिसाइड की कोटिंग लगा रखी है। ठीक है, कोट कर रखा है उसको, तो जैसे ही मच्छर उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, उस आदमी को काटने की कोशिश करेगा, तो पहली बात तो यह है कि वो उस मच्छरदानी से, उस मॉस्किटो नेट से ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही उस मॉस्किटो नेट के पास वो आएगा तो उसके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड की कोटिंग लगी हुई है उससे वो मर जाएगा। ठीक है, तो CDC के अनुसार इसमें ये लिखा गया है कि अगर आधे से ज़्यादा कम्युनिटी इस तरीके की इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में जो मॉस्किटोज़ की संख्या है और उनका जो लाइफ स्पैन है मच्छरों का वो कम हो जाएगा। इफेक्टिव मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की वजह से भी केस मैनेजमेंट करने में मदद मिली है। अब इस तरीके के जो टूल्स का इस्तेमाल किया गया है फॉरेस्ट और ट्राइबल एरियाज़ में इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट, इसकी वजह से ये असर देखने को मिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो टारगेटेड इंटरवेंशंस किए गए हैं उसकी वजह से हुआ क्या है कि डायग्नोस्टिक्स, यानी कि बीमारी की पहचान, उसका ट्रीटमेंट और दवाइयों में एक्सेस बढ़ा है। ठीक है, एक्सेस जो है वो इम्प्रूव हुई है। इसके बाद नई जनरेशन की जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स हैं जो कि बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट मलेरिया देन द स्टैंडर्ड पायरेथ्रॉइड ओनली नेट्स आर बीइंग डिप्लॉयड मोर वाइडली। तो इस तरीके की जो ये इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इस साल की रिपोर्ट जो है वो कुछ एक एनकरेजिंग डेटा देती है और ट्रेंड्स बताती है इन द ग्लोबल मलेरिया कंट्रोल। 2000 से लेकर 2023 के बीच में 2.2 बिलियन केसेस एंड 12.7 मिलियन डेथ्स वर अवेटेड वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे दुनिया का डेटा बताया गया है कि 2000 सन से लेकर 2023 के बीच में लगभग 2.2 बिलियन केसेस, ठीक है, इतने केसेस और इतनी डेथ्स को जो है वो प्रिवेंट किया गया है। मतलब इतने सारे केसेस कम आए और इतनी डेथ्स जो हैं वो भी कम हुई हैं। तो ये ग्लोबल है डेटा। इंडिया का डेटा मैंने आपको बता दिया, 69% की कमी उसमें आई है, केसेस में भी और डेथ्स में भी। ठीक है, ड्यू टू मलेरिया। क्लियर है बात? चलिए, इसको आप लोग साइंस एंड टेक में ले सकते हैं, GS पेपर 3 हेल्थ इश्यूज, है ना। चलो लेट्स मूव हेयर कि वाई एनिमल्स किल देयर यंग एंड देयर आर मैनी रीजंस एंड नॉट जस्ट एक्सीडेंट। तो यहाँ पर देखो अभी कंटेक्स्ट क्या है कि एक टाइग्रेस, यानी कि एक मादा टाइगर ने अपने 3 साल के अपने 3 न्यू बॉर्न कब्स, जो 3 मतलब नए बच्चे उसके पैदा हुए थे, उसको एक जू में मार दिया। ठीक है, मतलब जो माँ थी उसने ही अपने बच्चों को मारा है। और ये घटना हुई कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में पिछले हफ्ते। ठीक है, और ये कब हुआ कि जब वो अपने बच्चों को अपने मुंह से पकड़ के कैरी कर रही थी, है ना। आपने देखा होगा जनरली जो इस तरीके के जानवर होते हैं, लाइक चाहे आप खासकर मतलब आप ये टाइगर्स की कैटेगरी की बात कर लें या जो कैट्स होती हैं, जनरली आपने उनको देखा होगा अगर कभी आसपास, तो जब उनके न्यूबॉर्न्स बर्थ देते हैं, मतलब जब उनके न्यूबॉर्न्स का बर्थ होता है, तो जनरली आपने देखा होगा कि जब वो उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं तो दे यूज़ देयर माउथ। ठीक है, वो मुंह में दबा के उनको ले जाते हैं। आपने देखा होगा आई थिंक ये चीज़,
ठीक है। तो अब हुआ क्या इस दौरान, जब वो मुंह में पकड़ के ले जा रही थी तो उसके जो दांत थे, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है कि टाइग्रेस है तो उसके दांत काफ़ी बड़े होंगे, तो उसके दांत जो है उन्होंने दो बच्चों की जो विंड पाइप्स थी वो डैमेज हो गई, और तीसरे का जो स्कल था, जो सर था, वो डैमेज हो गया। ठीक है। और जू ऑफिशियल ने डिस्क्राइब किया है कि ये डेथ्स जो हैं वो एक्सीडेंटल हैं। ठीक है। आई होप आप बात समझें यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है। अब ये दिस वॉज द सेकेंड लिटर ऑफ रीका। रीका बेसिकली वही टाइग्रेस है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। लिटर का मतलब, लिटर का वैसे एक लिटरल मीनिंग अगर आप देखें तो लिटर का मतलब होता है कूड़ा। ठीक है। बट यहाँ पर इस सेंस में अगर मैं बात करूँ तो लिटर का मतलब होता है जो ये यंग वंस को बर्थ दिया जाता है, दैट इज नोन एज लिटर। कि एक बार में आपके कितने यंग वंस पैदा हो रहे हैं। खासकर अगर आप जानवरों की बात करें तो दे डू नॉट गिव बर्थ टू वन और टू यंग वंस। ठीक है। उनके एक बार में एटलीस्ट 4-5 यंग वंस होते हैं, है ना, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, तो उसको कहा जाता है लिटर। तो ये सेकेंड लिटर था रीका का, दैट टाइग्रेस हु हैड स्ट्रगल्ड विद हर फर्स्ट लिटर एज वेल। तो पहली बार में जब उसने बच्चों को दिया था उसने तब भी स्ट्रगल किया था। इसी जू में रीका की जो सिस्टर है दैट इज कीका हैड लॉस्ट बोथ हर कब्स लास्ट ईयर। तो रीका की जो बहन है कीका, उसके भी दोनों जो बच्चे थे, जो दोनों कब्स थे, वो भी पिछले साल, वो भी मतलब उनकी भी डेथ हो गई। एक की डेथ हुई सून आफ्टर हर बर्थ, और कीका ने दूसरे को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसको माल न्यूट्रिशन हो गया और वो भी बाद में मर गया। अब इन्फेंटिसाइड इन माइथोलॉजी की अगर हम बात करें, इन्फेंटिसाइड का मतलब वही है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो यंग वंस हैं, उनकी डेथ। इन्फेंटिसाइड हैज़ बीन अ रिकरेंट थीम इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। तो ह्यूमन हिस्ट्री में और माइथोलॉजी में अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी कॉमन थीम है, रिकरिंग थीम है, रिपीटिंग थीम है। जो एंशिएंट स्पार्टन्स होते थे, दे अबंडेंट वीक एंड डिफॉर्म्ड न्यूबॉर्न्स एट द अपोथेटी, अ प्लेस ऑफ रिजेक्शन ऑन द स्लोप ऑफ माउंट टैगेटुस इन सदर्न ग्रीस। ठीक है। ये ग्रीस फिलोसफी में आपको बता रहे हैं, जो मतलब ग्रीस माइथोलॉजी थी उसमें, कि वहाँ के जो स्पार्टन्स हुआ करते थे वो अपने जो वीक या डिफॉर्म्ड न्यूबॉर्न्स थे, मतलब ऐसे बच्चे जो या तो वीक हैं, बड़े कमज़ोर हैं, या किसी तरीके की उनमें कोई डिफॉर्मिटीज़ है, तो वो उनको एक जो माउंट टैगेटस का स्लोप था वहाँ पर एक जगह थी दैट इज़ नोन एज एपोथेट, उसको कहा जाता था प्लेस ऑफ रिजेक्शन। तो वहाँ पर वो अपने बच्चे जो है वो छोड़ आते थे। ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी में द क्रोनस दैट इज़ द फादर ऑफ ज़्यूस, उसने अपने न्यूबॉर्न्स को डिवोर कर लिया। डिवोर का मतलब है विरोशियसली खाना। ठीक है। जैसे होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और आपके सामने अगर खाने की एक थाली रखी हो, एक प्लेट रखी हो, तो आप कैसे फटाफट खाने की कोशिश करते हैं। तो डिवोर का मतलब भी वही होता है। ठीक है। कि उसने अपने बच्चों को जो है वो खा लिया। आफ्टर इट वॉज प्रोफेसाइज्ड दैट वन ऑफ हिज चिल्ड्रन वुड डिथ्रोन हिम, है ना, जब इस तरीके की कुछ बातें हुई थी कि उसका एक बच्चा जो है वो उसको सत्ता से हटा देगा, तो उसने अपने बच्चों को ही खा लिया, ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया है। इसके बाद द मिथ्स ऑफ ओडिपस एंड परसेउस pivot on the abandonment of infants due to the perceived threats they pose to their father and grandfather। ठीक है। तो ऑडिपस और परसियस का जो मिथ्स है उसको लेकर भी यही कहा गया है कि उन्होंने अपने इन्फेंट्स को छोड़ दिया, क्योंकि उनको भी यही था कि वो उनके फादर और ग्रैंडफादर को जो है वो कुछ खतरा पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें, ये तो माइथोलॉजी की बात हो गई, तो एनिमल्स में भी ये चीज़ कॉमन, अनकॉमन नहीं है, इट इज़ वेरी कॉमन। ठीक है। देखो, द मेल ऑफ द स्पीशीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इन्फेंटिसाइड इन द वाइल्ड। कि जो जंगली जानवर होते हैं उनमें जो प्रजाति का मेल होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन्फेंटिसाइड के लिए। अपॉन टेकिंग ओवर अ राइवल्स टेरिटरी एंड फीमेल्स, मेल कैट्स किल द प्रीडिसीजर्स कब्स स्पेशली द मेल्स टू निप फ्यूचर कंपटीशन एंड प्रमोट हिज ब्लड लाइन। देखो, राइवल की जब टेरिटरी के ऊपर कोई टेक ओवर कर रहा है, मतलब जैसे कोई जानवर है, यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइगर ओनली, चलो ठीक है, कि टाइगर अगर आपने किसी विरोधी टाइगर को मार रहा है, ठीक है, उसकी जगह को वो टेक ओवर कर रहा है, उसकी फीमेल्स को टेक ओवर कर रहा है, तो जो मेल कैट्स हैं वो क्या करेंगे, वो जो सामने वाले के जिसने उसको मारा है, मतलब जिसको उसने मारा है, जो उसके दुश्मन था, उसके बच्चों को वो मार देगा पहली बात। और उसमें से भी खासकर जो मेल्स हैं उनको मारा जाएगा, ताकि फ्यूचर कंपटीशन को ख़त्म कर दिया जा सके और अपनी जो ब्लड लाइन है उसको वो प्रमोट कर सके, ताकि आगे उसके जो भी यंग वंस होंगे वो उसके ही खून होंगे। ठीक है। उसकी ही वो क्या कह सकते हैं उसको आप, यंग वंस होंगे, है ना। एंड फार लेस कॉमन आर इंस्टेंसेज ऑफ फिलियल इन्फेंटिसाइड इन विच द मदर किल्स हर कब्स।
ठीक है, ऐसे केसेस हालांकि बहुत कम हैं, बहुत कम कॉमन है, जहाँ पर जो फिलियल इन्फेंटिसाइड है, फिलियल इन्फेंटिसाइड वही मतलब जो बच्चों को इस तरीके से मारा जाता है, वो मदर के थ्रू हो, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लाइक द स्पार्टन्स, एनिमल्स डू नॉट इन्वेस्ट हार्ड एंड रिसोर्सेज इन द वीक ऑफ स्प्रिंग। जैसे मैंने आपको स्पार्टन का केस बताया ना, कि स्पार्टन्स के केस में भी क्या होता है कि जो उनके वीक या डिफॉर्म्ड न्यूबॉर्न्स हैं, वो उनको एक प्लेस ऑफ रिजेक्शन जो है, दैट इज एपोथेट, है ना, वो टैगेटस जो माउंटेन है उसके स्लोप पे छोड़ आते थे। तो उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी अपने जो वीक ऑफ स्प्रिंग है, जो मतलब बच्चे उनके बड़े कमज़ोर पैदा होते हैं, उनके ऊपर वो अपना रिसोर्स खर्च नहीं करते, जानवर भी। ठीक है, दिस इज वाई मदर्स बोथ इन द वाइल्ड एंड इन कैप्टिविटी ऑफन रिजेक्ट और किल देयर कब्स सेलेक्टिवली टू गिव द सर्वाइविंग वंस अ बेटर चांस। तो इसी वजह से जो मदर्स हैं, चाहे वो वाइल्ड में हो या वो किसी एरिया में कैप्टिव हो, वो ऐसे बच्चों को मार देती है। ठीक है, ऐसे बच्चों को वो सेलेक्ट करती है, या तो उनको छोड़ देगी, वो रिजेक्ट कर देगी, अबेंडन कर देगी, या फिर वो उन बच्चों को मार देती है जो वीक्स वगैरह, जो वीक हो, कमज़ोर हो, ताकि जो बच्चे बेटर हैं, जो बच्चे स्वस्थ हैं, है ना, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको सर्वाइवल का बेटर चांस मिले। इसलिए जो बच्चे वीक हैं उनको या तो वो रिजेक्ट कर देगी, अबेंडन कर देगी, या फिर उनको मार देगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि सितंबर 2018 में एक लायन कब था दैट वाज बोर्न सीवियरली अंडरवेट। ठीक है, एक लायन का न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ जिसका वजन काफ़ी कम था, अंडरवेट था। कहाँ पर पैदा हुआ ये? कोलकाता के अलीपुर जू में। वॉज अबेंडेंड बाय हर मदर श्रुति 2 days आफ्टर द डिलीवरी। और 2 दिन के बाद ही, जब वो बच्चा पैदा हुआ उसके 2 दिन के बाद ही उसकी माँ ने उसको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था, अंडरवेट पैदा हुआ था। इससे पहले मई 2013 में लेपर्ड बसंती ने अपने कब को 32 दिन के बाद छोड़ दिया। ठीक है, झारग्राम की अगर हम बात करें, ये केस था जमशेदपुर का। अगर झारग्राम की बात करें, दैट इज ऑल्सो इन झारखंड। वहाँ पर एक और जू लेपर्ड था जिसका नाम था हर्षिनी, फेड हर कब फॉर 6 weeks। ठीक है, उसने 6 हफ्ते तक अपने बच्चे को जो है वो खिलाया पिलाया, उसको उसको पाला, और उसके बाद उसको मार दिया। ठीक है, ग्वालियर के जू का केस है, वहाँ पर एक टाइग्रेस थी दैट इज मीना। उसने 6 मंथ जो है वो अपने फीमेल कब के ऊपर इन्वेस्ट किए, हु वॉज बॉर्न वीक। ठीक है, वो भी कमज़ोर पैदा हुई थी, और उसके बाद उसको भी उसने मार दिया। उसका एक दूसरा कब था दैट वाज अ हेल्दी मेल, वो फिर आगे सर्वाइव अच्छे से किया। इसके बाद लास्ट ईयर का केस है, सितंबर 2023, सुमात्रन टाइगर जयाना, उसने अपने पहले बच्चे को इसलिए मार दिया आफ्टर द सेकेंड कब ऑफ द लिटर वॉज स्टिल बॉर्न। सेकेंड कब जो है वो स्टिल बॉर्न हुआ था ऑकलैंड के जू में। जनवरी 2024 में उसने एक हेल्दी लिटर ऑफ 3 को डिलीवर किया, मतलब 3 बच्चे उसके फिर से पैदा हुए, और उसने उन कब्स को अच्छे से पाला। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि जो एक बच्चे का स्टिल बर्थ हुआ उसकी वजह से वो ओवरवेल्म हो गई थी, ज़्यादा खुश हो गई थी, और बाकियों का ये मानना था कि शी वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ बिगर लिटर, कि वो बड़े लिटर में यानी कि ज़्यादा बच्चों में इन्वेस्ट करना चाहती थी। इसके बाद हार्मोन्स और इनएक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो कंसेप्शन और डिलीवरी। कंसेप्शन का मतलब होता है व्हेन फीमेल, जब फीमेल की ना प्रेगनेंसी शुरू होती है, दैट इज नोन एज कंसीविंग पीरियड। कंसेप्शन जो होता है, तो कंसेप्शन और डिलीवरी, जब यंग वन को बर्थ दिया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, है ना, और कुछ हार्मोन्स ट्रिगर होने की वजह से जो मैटरनल बिहेवियर है, यानी कि जो माँ का बर्ताव है, उस पर असर पड़ता है। ठीक है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो कैट्स में है उनमें एग्रेशन आ जाता है अपने कब्स को लेकर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मदर्स एंड मदर्स हु वर ऑर्फेंड इन देयर इन्फेंसी समटाइम्स स्ट्रगल टू रियर कब्स, यानी कि ऐसी माएँ जो पहली बार माँ बन रही हों, मतलब ऐसे जानवर जो पहली बार माँ बन रहे हों, या फिर ऐसी माएँ जो अपने इन्फेंसी के दौरान, मतलब जब वो बहुत छोटे थे, अगर उस दौरान वो ऑर्फेंड हो गए, ऑर्फेंड हो गए मतलब कि उनके माँ बाप नहीं रहे उस समय, तो वो अपने बच्चों को पालने में स्ट्रगल करते हैं। अगस्त 2019 में लायनस किगाली, द फर्स्ट टाइम मदर इन जर्मनीज लाइप्जिग जू, डिवोर्ड हर 2 cubs वाइल ग्रूमिंग देम। ठीक है, उसने भी अपने दोनों बच्चों को खा लिया। अगस्त 2014 की बात करें तो लायनस मेघा, ये भी फर्स्ट टाइम मदर थी। इसने अपने कब्स को पिक्ड अप हर कब्स विद इन आवर्स ऑफ देयर बर्थ इन इंदौर जू एंड ऑल 3 डाइड ऑफ नेक इंजरीज। ठीक है, तो उसने भी बच्चों को पैदा होने के कुछ घंटों के बाद ही अपने मुंह से उठा लिया, और उसके बाद वो
मर गए। इसके बाद रूपा, एक वाइट टाइग्रेस उड़ीसा के नंदनकानन जू में, उसने अपने बच्चे को खिलाना बंद कर दिया मार्च 2022 में, जिसकी वजह से उसके दोनों जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई, और तीसरा बच्चा जो है फिर वो उसको पाला गया। अप्रैल 2014 में एक अफ्रीकन लाइनस जो कि पाकिस्तान के बहावलपुर जू में पैदा हुई थी, उसने अटेंड किया अपने पहले लिटर को। पहला लिटर मतलब वही ग्रुप ऑफ न्यूबॉर्न्स, 4 कप्स पैदा हुए थे उसमें। कपल ऑफ डेज तक उनको अटेंड किया और उसके बाद उसको उन बच्चों को खिलाने से उसने मना कर दिया। तो ये तो बात हो गई बेसिकली जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, है ना, उनकी। फिर इनएक्सपीरियंस्ड मदर्स जो हैं, ऐसी माएँ जो पहली बार माँ बन रही हैं, वो ऑब्वियसली बात है इनएक्सपीरियंस्ड होंगी, तो वो ओवर एंशियस हो जाती हैं वाइल ग्रूमिंग और रिस्ट्रेनिंग हर कब्स, है ना। तो दे ऑफन रिस्क इन्फेक्शन टू देयर कब्स बाय सीमिंगली इनोक्यूअस एक्ट्स बाय लिकिंग द सीवियर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड्स विग्रसली, बट इनएक्सपीरियंस कैन लीड टू द डेडलियर कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। तो अपने बच्चों को ग्रूम करने के चक्कर में ना वो कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देते हैं जिससे जो कंसिक्वेंसेज हैं वो थोड़ा सा डेडलियर हो जाते हैं। जैसे कि जो बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जब ह्यूमंस का भी जब बेबी पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चों की जो नाभि होती है, ठीक है, उसमें से एक कॉर्ड जो है वो अटैच्ड होती है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द कॉर्ड जो बच्चे की मदर के साथ कनेक्शन होता है ना, जब बच्चा माँ के वोम्ब में होता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, तो उसको जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह हैं वो उस कॉर्ड के थ्रू ही मिल रहे होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो जब वो बच्चा, जैसे आपने अगर किसी ह्यूमंस का भी न्यूबॉर्न बेबी अगर देखा हो, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कुछ दिनों तक जो है वो बाहर रहती है, ठीक है, उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है ना। तो उस तरीके का ही चीज़ जानवरों में भी होती है। तो वो अपने कभी कभी बच्चों को ग्रूम करने के चक्कर में अम्बिलिकल कॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा लिक कर देती है, चाटती है। और आपको पता होगा कि ये जो इस तरीके के ये होते हैं ना, कैट्स वगैरह, इनकी जो जीभ होती है, जो जीभ मतलब जो इनकी टंग होती है, वो भी ना बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। जैसे हम ह्यूमंस की जो जीभ है, जो हमारी टंग है, वो स्मूथ होती है कंपैरेटिवली, इनकी जो जीभ है ना वो स्मूथ नहीं होती। अगर मान लीजिए आप जैसे किसी टाइगर के पास बैठे हो, इट्स मतलब ऐसा होना नहीं है, बट मैं आपको एक जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ कि आप मान लीजिए किसी टाइगर के पास बैठे हैं, ठीक है, और टाइगर अगर आपके शरीर के ऊपर अगर कुछ नहीं कर रहा है, वो आपको दांत वात नहीं लगा रहा है, बट अगर वो जीभ से आपकी स्किन को चाट भी रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद आपकी स्किन के ऊपर से ना खून निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो जीभ होती है ना दैट इज़ वेरी रफ। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि वो बच्चों को ग्रूम करने के चक्कर में कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं, लाइक अम्बिलिकल कॉर्ड को सीवियरली लिक करने शुरू कर देते हैं, चाटना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से बच्चे जो है वहाँ भी मर जाते हैं। अभी ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि वो मदर क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको नहीं पता कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मई 2014 का एक एग्जाम्पल दिया है, 4 न्यूबॉर्न टाइगर कब्स, 4 नए बच्चे पैदा हुए, वर किल्ड अंडर द वेट ऑफ देयर मदर, ठीक है, वो अपनी माँ के वजन के अंदर, मतलब माँ उनके ऊपर एक तरीके से बैठ गई, लेट गई, जो भी है, तो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। ये मामला है रांची के भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क का। इसके बाद मई 2019 में टाइग्रेस इन डबलिन जू रोल्ड ओवर हर कब मिनट्स आफ्टर बर्थ किलिंग इट इंस्टेंटली। बच्चे पैदा हुए, उसके ऊपर माँ जो है वो उसने रोल कर दिया, वो मतलब क्या कहते हैं उसको, लोट पोट हो गई वो, तो उसमें बच्चे मर गए, ठीक है। जून 2012 में वाइट टाइग्रेस गंगा, उसने अपने एक कप को मारा बाय स्टेपिंग ऑन इट इन बोकारो जू। उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर उसने पैर रख दिया, पैर रख दिया तो बच्चा मर गया, है ना। नॉट ऑल मदर्स गेट वाइजर विद एक्सपीरियंस। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, एक तो इनएक्सपीरियंस है, दूसरा ये है कि सभी माएँ जो हैं वो वाइज, वाइज का मतलब है अक्लमंद, होशियार। एक्सपीरियंस के साथ साथ ऐसा भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एक बच्चे को जन्म देने के बाद जून 2022 में टाइग्रेस ली ने महाराष्ट्र के गोरेवाड़ा जू में उसको ग्रूम किया बाय लिकिंग इट बिफोर लिफ्टिंग इट बाय द टेल टू प्लेस इट ऑन अ ड्राई ग्रास, ठीक है। पहले तो उसको चाटा, लिक किया, उसके बाद उसको उठा के, उसकी टेल से उठा के उसको एक सूखी घास के ऊपर रख दिया। लेकिन जब वो उसको सेकेंड टाइम शिफ्ट कर रही थी, तो उस मदर के जो दांत थे, जो कैनाइंस थे, वो कप की नेक में घुस गए, ठीक है, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। फरवरी 2018 में द सेम टिग्रेस हैज कॉज्ड फेटल नेक एंड हेड इन्फेक्शन इंजरीज टू हर 4 कब्स। तो ये पहले भी इस तरीके की इंजरी जो है वो अपने बच्चों को पहुंचा चुकी थी। इसके बाद स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, तो इवन कैट्स
that are well accustomed to captivity display an acute insecurity while with cubs and are often overcome by a desperate protection instinct. ठीक है, अब जो कैट्स कैप्टिविटी में हैं, मतलब किसी एरिया में उनको कैप्टिव रखा गया है, हालांकि वो कैप्टिविटी के लिए अकस्टम्ड है, मतलब उनको उस कैप्टिविटी की आदत है, बट जब वो अपने कब्स के साथ होती हैं तब वो इनसिक्योरिटी उनमें रहती है. ठीक है, एंड दे आर ऑफन ओवरकम बाय अ डेस्परेट प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट, और वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है. जून 2012 में व्हेन द रेगुलर लायन कीपर एट हैदराबाद नेहरू जियोलॉजिकल पार्क वाज एब्सेंट, अ सब्स्टिट्यूट वाज सेंट टू फीड रीता, a 12-year-old lioness with two small cubs. Startled by the sight of a stranger, the lioness bit hard into one of her cubs, killing it. तो हुआ क्या देखो, जून 2012 में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जब रेगुलर लायन कीपर, मतलब जो लायंस की रखवाली करता है, जब वो एब्सेंट था तो एक सब्स्टिट्यूट को जो है वो भेजा गया कि वो रीता को फीड करें. रीता वॉज अ 12-year-old लायनस, उसके 2 बच्चे थे. अब जब उसने ये देखा कि सामने से कोई एक अनजान व्यक्ति आ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे डर गया. जो लाइनस है वो डर गई, और डरने की वजह से उसने अपने एक बच्चे को ही दांत मार दिया, और उसकी वजह से बच्चा मर गया. जून 2013 में एक जू है दैट इज़ इन एंटवर्प, बेल्जियम में, दैट रिटर्न्ड 2 लायंस कब्स टू देयर मदर्स एनक्लोजर आफ्टर वैक्सीनेशन. द लायनस दैट इज़ लॉरेना बिट देम टू डेथ. जब 2 बच्चों को वैक्सीनेशन देने के बाद उनको वापस एनक्लोजर में भेजा गया अपनी माँ के पास, तो माँ ने उनको काट के मार दिया. द जू डिस्क्राइब लॉरेना एज अ नर्वस लायनस विद अ फियरी टेम्पर हु हैड ऑल्सो किल्ड वन ऑफ हर 2 cubs इन 2011. उसने पहले भी इस तरीके की हरकत जो है वो की हुई थी. अब इजीली मिसअंडरस्टूड, अक्टूबर 2018 में इंडियाना पुलिस जू स्टाफ, इसने वॉच किया था एज द लायनस यूरी अटैक्ड एंड किल्ड द लायन नियाक, हर कंपेनियन ऑफ 8 years एंड द फादर ऑफ हर 3 cubs. ठीक है, तो इसको भी इन्होंने मारा यहाँ पर. देयर आर नो एक्सप्लेनेशन फॉर ज्यूरीज वॉयलेंट एग्रेशन. तो ज्यूरी का जो ये वॉयलेंट एग्रेशन था उसके क्या एक्सप्लेनेशन है कि उसने ऐसा क्यों किया, इसका कोई कारण, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. विच स्पॉटलाइट्स द लिमिट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल बिहेवियर इन ह्यूमन टर्म्स. ठीक है, तो एनिमल का जो बिहेवियर है उसको हम समझ पाएँ उसमें लिमिटेशंस है. देयर अनसेंटिमेंटल रिसोर्स मैनेजमेंट से एक्सपर्ट्स आर ऑफन मिसअंडरस्टूड, कि वो जिस तरीके से अपना जो रिसोर्स मैनेजमेंट है ना उसको हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाते. इन द वाइल्ड अ कैट आइदर ईट्स हर डेड कब्स टू रीगेन सम ऑफ द एनर्जी शी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फीडिंग, और कैरीज देम अवे सो दैट द कैरियन डज नॉट इन्वाइट प्रीडेटर्स टू हर सर्वाइविंग कब्स. तो वाइल्ड में जब होती है ना तो कैट्स जनरली क्या करती हैं, या तो अपने मरे हुए बच्चे को खा लेती हैं, ठीक है, ताकि उसको कुछ एनर्जी मिल जाए, जो एनर्जी वो उसने प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चों को फीड करने के दौरान जो उसकी एनर्जी गई है उसको कुछ एनर्जी मिल जाए. या फिर वो क्या करती है कि जो उस बच्चे का कैरियन होगा, कैरियन मतलब जो डेड पार्ट होता है ना, जो फ्लैश वगैरह है, जो बोन्स वगैरह हैं, उसको वो कैरी करके किसी ऐसी जगह पर ले जाएगी ताकि वहाँ पर कोई और ना आ सके और जो उसके सर्वाइविंग कब्स हैं उनके ऊपर अटैक ना हो सके. ऐसी ही चीज़ जो है वो कैप्टिविटी में भी देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये बेसिकली जो टॉपिक है वो एज सच थोड़ा सा आप लोगों के ये समझने के लिए है. एज सच बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड उतना ज़्यादा नहीं है ना, बट फिर भी वाइल्ड लाइफ में जानवर जो हैं वो अपने बच्चों को क्यों मारते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो यहाँ पर समझाया गया है. ठीक है, चलिए क्लियर है. आई होप इसको आप लोग जीएस पेपर 3 में ही ले सकते हैं, एनवायरनमेंट में, है ना, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ की आप बात करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ें. तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस. अभी हम लोगों ने इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को लेकर बात की थी, है ना, 1-2 दिन पहले. अब हम बात करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ जजेस को लेकर. तो यहाँ पर देखो कंटेक्स्ट क्या है. जो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक की पार्टीज़ हैं राज्यसभा में, वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो एक नोटिस दें टू मूव अ मोशन टू इम्पीच इलाहाबाद हाई कोर्ट जज दैट इज़ जस्टिस शेखर कुमार यादव फॉर हिज रिमार्क्स एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द विश्व हिंदू परिषद लास्ट वीक. ठीक है, विश्व हिंदू परिषद ने पिछले हफ्ते एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था. उस कार्यक्रम में ये गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस
है ना, जज जस्टिस शेखर कुमार यादव, और वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा रिमार्क दिया जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला शुरू हो गया है। और अब जो विपक्षी एक तरीके से कह सकते हैं अलायंस है, गठबंधन है, दैट इज़ इंडिया ब्लॉक, उसकी जो पार्टीज़ हैं राज्यसभा में, वो प्रिपेयर कर रही हैं कि इनको इम्पीच करने के लिए एक मोशन लाया जाए और उसका नोटिस दिया जाए। जस्टिस यादव, जिनको हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया गया था 2019 में, इन्होंने कई सारे इस तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अपनी स्पीच में इन्होंने कुछ विवादास्पद बयान दिए, इन विच ही सॉट टू मेक अ केस फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेसिकली ये यूसीसी के पक्ष में कुछ कहना चाह रहे थे, तो इसलिए इन्होंने माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कुछ बयान दिए। इन्होंने बेसिकली जो बयान दिए वो ये था कि इनका ये कहना था कि भारत जो है वो मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगा, ठीक है, मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगा, मतलब समझ सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ को के इक्वल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट एक तरीके से इन्होंने बात करी, है ना, कि भारत में जो भी जो बहुसंख्यक हैं, जो मेजॉरिटी हैं, जो चाहेगी वैसा ही होगा, इस तरीके की इन्होंने बातें की वहाँ पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के स्पीच का नोट ले लिया है एंड जो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस में दिया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूछा है कि इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो दी जाए। तो वेडनेसडे यानी कि कल शाम तक 38 MPs फ्रॉम वेरियस 38 MPs फ्रॉम वेरियस अपोजिशन पार्टीज़, उन्होंने इस पिटीशन के ऊपर साइन कर दिया है, जो ये नोटिस देना चाहते हैं, जो मोशन मूव कराना चाहते हैं उसको लेकर। इंडिया ब्लॉक के टोटल 85 MPs हैं अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में, और पिटीशन जो है वो मूव कराई जा सकती है अगर 50 सिग्नेचर जो हैं, जो एज़ पर द लॉ रिक्वायर्ड हैं, अगर वो ऑब्टेन हो जाते हैं तो ये मोशन मूव कराया जा सकता है, ठीक है। अब इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस है उसकी अगर हम बात करें तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज का जो इम्पीचमेंट है उसकी प्रोसेस आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में दी गई है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली जो आर्टिकल 218 अनुच्छेद है वो सेम प्रोविजन, वो कहता है कि जो सेम प्रोविजन है वो हाई कोर्ट के जज के लिए भी अप्लाई होंगे, ठीक है। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट के द्वारा जज को रिमूव किया जा सकता है थ्रू अ लेड डाउन प्रोसीजर ऑन ओनली 2 ग्राउंड्स, ठीक है। प्रोसीजर पूरा बताया जाएगा अभी, और सिर्फ 2 ही आधार 2 ही हो सकते हैं किसी भी जज को रिमूव करने के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों। और वो 2 आधार क्या हैं? वन इज़ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी, यानी कि इन्होंने कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया हो, मिसबिहेव किया हो जो प्रूव हो जाए, है ना, जो साबित हो जाए। और दूसरा है इनकैपेसिटी यानी कि अक्षमता, ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू कंडक्ट हिज ड्यूटीज़, तो भी इनको जो है वो रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। अब जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो आर्टिकल 124(4) की जो लैंग्वेज है वो कहती है कि द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of the president passed after an address by each house of the parliament, supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting, has been presented to the president in the same session for such removal on the grounds of proved misbehavior or incapacity। ग्राउंड तो ये हो गए, और दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को के द्वारा हटाने से पहले, मतलब राष्ट्रपति का एक ऑर्डर से ये हटाया जाता है, और एक एड्रेस जो है वो दोनों सदनों में, ठीक है, सपोर्टेड या पास होना चाहिए बाय द 2/3 मेजोरिटी, मतलब जो स्पेशल मेजोरिटी होती है दैट इज 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन दी 50% + 1, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, है ना। ये समझते हैं आप, आई थिंक स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग एंड दैट 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग शेल बी लार्जर देन द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और दोनों सदनों से पास अगर ये होगा फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति एक ऑर्डर के थ्रू उनको हटा सकते हैं। और ग्राउंड्स मैंने आपको बताई दिया, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में यानी कि इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अगर टू गो थ्रू यानी कि वो पास अगर होना है तो उसके लिए कम से कम 2/3 present and voting in both Lok Sabha and Rajya Sabha must vote in favor of removing the judge, and the number of votes in favor must be more than 50% of the total membership of the each house।
वही मैंने आपको बताया कि स्पेशल मेजोरिटी उसमें लगती है। अगर पार्लियामेंट जो है इस तरीके का वोट पास कर देता है तो प्रेसिडेंट जो है फिर एक ऑर्डर पास करेंगे फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। ठीक है, अगर सदन में यानी कि सदन के दोनों ही संसद के दोनों ही सदनों में इस तरीके का पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, तो फिर राष्ट्रपति एक ऑर्डर के थ्रू ये मतलब इस तरीके का रिमूवल का ऑर्डर निकाल सकते हैं। द ग्राउंड्स एंड द प्रोसेस फॉर इम्पीचमेंट हैव अ हाई बार इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो जो आधार हैं कि जिस आधार पर इनको रिमूव किया जा सकता है और जो इनका प्रोसेस है, जैसे 2/3 मेजोरिटी को अचीव करना इज नॉट ईजी। ठीक है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज मेजोरिटी को अटेन करना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली टफ क्यों बनाया गया है? ये टफ इसलिए बनाया गया है सो दैट कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो प्रोटेक्ट की जा सके। अदरवाइज तो क्या होगा कि कोई भी जज जो है वो सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा, निडर होके निष्पक्ष होके काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये डर रहेगा कि अगर मैंने कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो मुझे तो तुरंत जो है वो इम्पीच कर दिया जाएगा, है ना। इसीलिए इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है और उसके जो ग्राउंड्स हैं वो भी मतलब स्पेसिफाइड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, अब इम्पीचमेंट जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एमपीज का सपोर्ट चाहिए और स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा का सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि जिस भी हाउस में ये मोशन एडमिट होता है, क्योंकि मोशन को एडमिट करना है या नहीं करना है वो इनके ऊपर ही डिपेंड करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हाउस के उनके ऊपर। ठीक है, तो प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो प्रोसीजर जो है जज को इम्पीच करने का वो दिया गया है 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट में। इसका जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि फॉर द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट टू बी टेकन अप इट हैज़ टू बी मूव्ड बाय नॉट लेस देन 100 मेंबर्स इन द लोअर हाउस एंड एटलीस्ट 50 मेंबर्स इन द अपर हाउस। कि यानी कि इस मोशन को मूव कराने के लिए कम से कम अगर लोकसभा में इस मोशन को लाया जा रहा है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि इम्पीचमेंट मोशन जो है दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का मतलब वही हो गया कि सिग्नेचर चाहिए। और अगर राज्यसभा में मूव कराया जा रहा है पहले तो वहां पर 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ सिग्नेचर्स हैं ये पहला स्टेप है। जस्टिस यादव के केस में लोकसभा में एनसीपी के जो एमपी हैं दैट इज आगा सईद रहूल्ला बहदी, इन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया है। और राज्यसभा में इंडिपेंडेंट मेंबर कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। अब इसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है। देखो कैसे, पहली बात जब ये मोशन जो है वो लाया जाता है तो जो स्पीकर है या चेयरमैन है, डिपेंडिंग अपॉन की मोशन कहाँ पर लाया जा रहा है, लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन, पहले उनको एक 3 मेंबर की कमेटी बनानी पड़ती है इंक्वायरी के लिए। अब ये जो कमेटी है इसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई और जज, है ना। और इसमें किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक पर्सन जो स्पीकर या चेयरमैन की ओपिनियन में या उनके विचार में इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है उसके जानकार, है ना। तो जब इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था, एक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे दैट इज सौमित्र सेन, तो उनके खिलाफ जब इम्पीचमेंट मोशन को मूव कराया गया था 2011 में, तो उस समय जो डिस्टिंग्विश जूरी थे दैट वाज फाली नरीमन। ठीक है, फाली नरीमन वेरी प्रोमिनेंट लॉयर, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि द कमिटी फ्रेम्स द चार्जेस एंड कैन सीक अ मेडिकल टेस्ट फॉर द जज इफ द इम्पीचमेंट चार्जेस इज ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल इनकैपेसिटी। तो ये जो कमेटी है, जो कमेटी बनाई गई है, वो चार्जेस फ्रेम करती है और वो उस जज का मेडिकल टेस्ट भी करा सकती है अगर इम्पीचमेंट जो है वो मेंटल इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर है। तो फिर कमेटी के पास ये पावर है कि वो अपने प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकती है, वो एविडेंस की मांग कर सकती है। ठीक है, मतलब सबूतों की मांग कर सकती है और विटनेसेस यानी कि गवाहों को क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है। प्रीवियस इंस्टेंसेस में इस कमेटी ने एक लॉयर भी अपॉइंट किया था टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ जज इन द क्वेश्चन। जस्टिस वी रामास्वामी का जो केस था 1993 का, उसमें सीनियर एडवोकेट दैट इज इंदिरा जयसिंह वाज द कमिटीज लॉयर। तो ये कमेटी जो है वो अपना एक लॉयर भी अपॉइंट कर सकती है ताकि वो प्रोसीडिंग जो है उस जज के खिलाफ कर सके। ठीक है,
अब कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं, एक बार कमेटी ने जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर लिया, इन्वेस्टिगेशन या जांच पूरी हो गई, तो कमेटी क्या करेगी, स्पीकर या चेयरमैन को अपनी फाइंडिंग्स, मतलब जो भी उस जांच में उनको पता लगा है, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट करेगी। स्पीकर और चेयरमैन जो है फिर उस रिपोर्ट को लोकसभा या राज्यसभा के सामने रखेंगे जितना जल्द से जल्द हो सके, एज सुन एज मे बी। और अगर उस रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि दैट द जज इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, कि जज जो हैं वो मिसबिहेवियर यानी कि दुर्व्यवहार के और इनकैपेसिटी यानी कि अक्षमता के गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, तो मैटर जो है वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि ग्राउंड सिर्फ यही है, सिर्फ यही दो आधार हैं जिस आधार पर जज को इम्पीच किया जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों। इसके अलावा और कोई वो नहीं है, ग्राउंड नहीं है, आधार नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस कमेटी ने पाया कि वो जो जज हैं वो गिल्टी हैं, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ही वो गिल्टी हैं, तो फिर जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको हाउस में अडॉप्ट किया जाता है, इन विच इज वॉट इंट्रोड्यूस्ड एंड देन एन एड्रेस इज मेड टू द प्रेसिडेंट बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द सेम सेशन सीकिंग द जज रिमूवल। ठीक है, तो मतलब वही है कि वो कमेटी बनाई जाएगी, फिर वो कमेटी की रिपोर्ट वहाँ पर आएगी, फिर हाउस में उसको अडॉप्ट किया जाएगा, वही मतलब हो गया पास कराना, है ना। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को एंड देन एन एड्रेस इज मेड टू द प्रेसिडेंट बाय ईच हाउस, तो ईच हाउस की तरफ से प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जाएगा सेम सेशन में कि जो इस जज है इनका रिमूवल कर दिया जाए। अब कुछ इंस्टेंसेस की अगर हम बात करें, इम्पीचमेंट की कुछ घटनाओं की अभी तक बात करें, तो यहाँ पर यह लिखा है कि अभी तक आज़ादी के बाद से 6 ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं जजेस को इम्पीच करने के लिए, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सिर्फ 2 इंस्टेंसेस में, एक थे जस्टिस रामास्वामी और एक थे जस्टिस सौमित्र सेन, उनमें कमेटी जो बनाई गई थी उन्होंने गिल्टी फाइंडिंग बताई थी कि ये दोनों जो हैं वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के गिल्टी हैं। बाकी 6 में से 5 मामलों में द चार्ज जो है वो फाइनेंशियल इम्प्रॉपरिटी का था। फाइनेंशियल इम्प्रॉपरिटी का मतलब है कि आपने कुछ वित्तीय गड़बड़ियाँ की हैं, ठीक है, पैसों के मामले में कुछ गड़बड़ियाँ की हैं। और रिमेनिंग इंस्टेंसेस में जो मामला है वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट का था, ठीक है। तो जो पहला इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट किया गया था अगेंस्ट दी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, पुराने एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस वी रामास्वामी। 1993 में इनके खिलाफ पहला इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है वो लाई गई थी। ग्राउंड था फाइनेंशियल इम्प्रॉपरिटी। इस जज को डिफेंड किया गया था बाय सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बिफोर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। मोशन जो है वो फेल हो जाता है और जस्टिस वी रामास्वामी 1 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद अगला मामला था कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन का, जिनके इम्पीचमेंट की मांग हुई 2011 में, वो भी करप्शन के मामले में थी। अब जस्टिस सेन को जो है वो राज्यसभा ने तो इम्पीच कर दिया, लेकिन जब इनके मोशन के ऊपर डिस्कशन होना था लोकसभा में, उससे कुछ दिनों पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। और जैसे ही इन्होंने रिज़ाइन किया तो वो जो पूरा की पूरी कार्रवाई थी वो लैप्स हो गई। इसके बाद एक और मामला है 2015 का, जस्टिस SK गेंगेले, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस थे। कमिटी सेटअप इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, द कमिटी सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस क्लियर्ड इन 2017। जो कमेटी बनाई गई थी इनको, इनके मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी तरफ से इनको क्लियरेंस मिल गया 2017 में। उसके बाद जस्टिस JB पारदीवाला, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं, उनके इम्पीचमेंट की भी बात हुई थी 2015 में, जब वो गुजरात हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। तो रिमूवल प्रोसेस जो है दैट वाज ट्रिगर्ड अगेंस्ट रिमार्क्स द जज हैड मेड इन अ जजमेंट, ठीक है। तो इन्होंने भी बेसिकली एक जजमेंट में एक रिमार्क्स दिए थे, उसकी वजह से इनके रिमूवल की मांग हो रही थी। इनका ये कहना था कि रिजर्वेशन वाज वन ऑफ द रीजंस दैट हैज़ नॉट अलाउड द कंट्री टू प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन। तो उन्होंने ये कहा था अपने एक जजमेंट के दौरान, एक फैसले के दौरान, कि आरक्षण एक वन ऑफ द रीजंस है, कई सारे कारणों में से आरक्षण एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से देश जो है वो सही दिशा में तरक्की नहीं कर रहा है, ऐसा इन्होंने कहा था। अब जज ने जो है वो अपने जजमेंट से फिर ये जो रिमार्क्स थे उनको एक्सपंज कर दिया, हटा दिया, और इम्पीचमेंट मोशन जो है वो सब्सिक्वेंटली फिर ड्रॉप कर दिया गया, उस समय राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं हामिद अंसारी, उनके द्वारा। इसके बाद एक और मामला है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट के एक जस्टिस थे जस्टिस CV नागार्जुन, इनके इम्पीचमेंट की मांग उठी 2017 में। इनका के ऊपर जो आरोप था, ही वॉज एक्यूज ऑफ विक्टिमाइजिंग अ दलित जज, कि इन्होंने एक दलित जज को जो है वो विक्टिमाइज किया था, उसको
कुछ मतलब कह सकते हैं यातनाएं दी थी, कुछ नुकसान पहुंचाया था, परेशान किया था, और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का। लेकिन राज्यसभा के एमपीज़ ने, जिन्होंने बेसिकली मोशन में साइन किया था, उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया। तो उसके बाद ये मोशन जो है वो फेल हो गया, है ना। क्योंकि मोशन फेल्ड इसलिए हुआ क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए होता है 50 मेंबर्स का, अगर वो नहीं है तो मोशन फेल हो जाएगा। लेकिन जो सबसे रीसेंट इम्पीचमेंट का मामला है, जो अटेम्प्ट है, वो था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई के खिलाफ भी 2018 में, सीजेआई उस समय हुआ करते थे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट का अटेम्प्ट जो है वो हो चुका है। लेकिन इस मोशन को ही अडॉप्ट नहीं किया गया। उस समय जो राज्यसभा के चेयरमैन थे एम वेंकैया नायडू, उन्होंने शुरुआती स्टेज में ही इस मोशन को एक्सेप्ट नहीं किया, और मोशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये फिर इसके ऊपर आगे कुछ बात ही नहीं बनी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि इम्पीचमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस या रिलेटेड टू द हाई कोर्ट जजेस दिस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजेआई आप कह सकते हैं, नॉट सुप्रीम कोर्ट के जज, सीजेआई, द ओनली सीजेआई जिनको लेकर अभी तक इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स की गई हैं, दैट वाज सीजेआई दीपक मिश्रा। इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई थी, ठीक है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि मोशन को ही एक्सेप्ट नहीं किया गया राज्यसभा में, ठीक है। बाकी तो और भी जज हैं, जैसे मैंने आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाईकोर्ट के जज बताए, है ना। इसके बाद ये जेबी पारदीवाला जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सिटिंग जज हैं, लेकिन ये इनके खिलाफ मामला तब का है जब ये गुजरात हाई कोर्ट के जज थे 2015 में, ठीक है। फिर सिमिलरली मैंने आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज बताए, और सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट, और एक ये वी रामास्वामी, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में सिर्फ 2 ही जजेस हैं, एक ये वी रामास्वामी और एक जस्टिस दीपक मिश्रा, ठीक है। बाकी तो एक कलकत्ता हाई कोर्ट, एक आपका ये गुजरात हाई कोर्ट, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, और एक तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। क्लियर है बात। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि अभी ये इशू चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल समझ में आया। इसको आप लोग जुडिशरी में ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप लोग पॉलिटी में हाई कोर्ट्स डिस्कस करते हैं, वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, है ना। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो प्रीलिम्स आप लोगों का पहला एग्ज़ाम होगा, और उसकी तैयारी के लिए, उसकी तैयारी को एसेस करने के लिए आप लोगों के पास इस तरीके के टेस्ट सीरीज, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सीसेट, तीनों ही चीज़ें आपको मिल रही हैं ओनली एट 849 रुपीज़, टोटल विद 91 टेस्ट। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो 449, ओनली करंट अफेयर्स तो यू विल गेट एट 299, और सिर्फ सीसेट की अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे ओनली एट 249। तो इनमें से जिसमें भी आप लोग एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे, सॉरी, हमारे ऐप और वेबसाइट में मिल जाएंगे, लिस्टेड हैं ये, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट होता है तो ये जो नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप का 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी ऐप के थ्रू देख सकते हैं। जाने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सेशंस को देख रहे हैं, कुछ भी अगर आपको हेल्प हो रही है, कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस है वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी कुछ फीडबैक सजेशन देना चाहें तो भी ज़रूर कमेंट करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।